नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदिका मिक्र अकेडमी पे। मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पे। दबा के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठोकिए, जिससे मेरा भी चैनल आगे बढ़े। ठीक है, मैं अपना फुल एफर्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सेफ एंड सिक्योर दिवाली एंड ग्रीन दिवाली। हमारे पर्यावरण को इस धुएँ से बचाइए जो पटाखों से निकलता है, तो जितना कम हो सके उतने कम पटाखे जलाइए। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमी या आप कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं। इसमें हमको कुछ चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, उस पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये कि पृथ्वी क्या है। ठीक, इस पृथ्वी ग्रह के पैटर्न पे ही हम बाकी के ग्रहों का और तारों का और हमारे सूर्य का अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पे पृथ्वी की बात आ जाती है वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी कहीं ना कहीं भूगोल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। ठीक है, और अभी भी इस पर रिसर्च जारी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते सही तरीके से कि ब्रह्मांड के शुरू होने से पहले उसके एलिमेंट्री स्टेजेस में उसका मतलब क्या फॉर्म था भी कि नहीं था। ठीक है, मॉडर्न साइंस तो इसे प्रूफ नहीं कर सकता, पर हमारा जो वैदिक साइंस है उसने काफ़ी एक्यूरेटली इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड का विनाश कैसे होगा। ठीक है, हालांकि इस टाइम जो हमारे बुक्स में लिखा है हमें उन्हीं को पढ़ना है, उसी से हमारा नंबर मिलेगा। पर अगर आप चाहेंगे तो मैं जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मॉडर्न फिजिक्स जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जो दावा करता है और जो हमारा वैदिक विज्ञान है, भारतीय विज्ञान, उसने इसके बारे में क्या कहा है उसको मैं सिद्ध करूंगा। साथ ही साथ मैं इसको हमारे अध्यात्म से भी को रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ईश्वर है तो ईश्वर ने किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। इसको मैं साइंस से कोरिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहेंगे इस पे आगे जानना तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक हमारा बिग बैंग थ्योरी और दूसरा हमारा स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको हम लोग कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। ठीक है, हम आगे विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। अब इसमें इतना जान लीजिए कि अगर बिग बैंग हुआ है तो फिर बिग क्रंच भी होगा। एवरी एक्शन हैज़ एन अपोजिट इक्वल रिएक्शन। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ निर्माण हुआ है तो विनाश भी होना है। इसमें क्या है, कंटिन्यूअस क्रिएशन थ्योरी। इसमें हमको ये जानना है कि जो ब्रह्मांड है वह स्थिर रहता है, लेकिन जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका निर्माण लगातार जारी रहता है। आगे आइए हम लोग इसमें पढ़ेंगे गैलेक्सीज के बारे में। ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद बनी गैलेक्सीज। ठीक है, इनको आकाशगंगा या हिंदी में मंदाकिनी भी कहते हैं। इसमें जो हमारी गैलेक्सी है यानी मिल्की वे, दुग्ध मेखला, और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी, इसमें से आप अभी एक का नाम जान लीजिए, एंड्रोमेडा, जिसको देवयानी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब गैलेक्सीज बनी कैसे। जब हमारा ब्रह्मांड बना, गैलेक्सीज को आप ऐसे समझ लीजिए अभी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्स गैलेक्सीज। ठीक है, तारों का निर्माण हुआ, वो ग्रुप्स में आए, जब वो ग्रुप्स में इकट्ठा हुए उनको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सीज कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तारा, स्टार। जो तारे होते हैं उनका निर्माण जो हमारी आकाशगंगा है उनके बाहरी छोरों पे होता है और फिर वो अपने एक्सिस पे नाचते हुए मतलब घूमते हुए धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जो तारों की एक समय सीमा होती है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं और एक समय के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी तरीके से तारों का भी निर्माण होता है। ठीक है, और फिर वो बाद में मर जाते हैं। तो तारे क्या होते हैं, जब उनके अंदर का हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है तो वह रेड जायंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रेड जायंट कहते हैं। बाद में उनमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। उसी तरीके से सूरज, वो भी एक तारा है। ठीक है, एक काफ़ी लंबे समय के बाद उसके अंदर का जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलने लगेगा, फिर वो क्या बन जाएगा,
रेड जायंट बन जाएगा। रेड जायंट से क्या बनेगा बाद में? व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। व्हाइट ड्वार्फ से क्या बनेगा? ब्लैक ड्वार्फ बनेगा। ब्लैक ड्वार्फ के बाद फिर वो ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा, उसमें भी सुपरनोवा विस्फोट होगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये 14 स्टेजेस में होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे संबंधित कुछ थ्योरीज हैं, मोनिस्टिक, ड्यूअलिस्टिक, सुपरनोवा एंड बिग बैंग थ्योरी। इनका अध्ययन हम लोग को करना है। मोनिस्टिक थ्योरी मतलब एक तारे से उत्पत्ति, ड्यूअलिस्टिक 2 तारे से उत्पत्ति, सुपरनोवा जिस थ्योरी के आधार पे हमारे सूर्य का जन्म हुआ, और बिग बैंग थ्योरी। इसके बारे में तो आगे हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं सन एंड इट्स लेयर, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, फिर उसमें गैलेक्सीज बने, तारों का निर्माण हुआ, अब उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा, और अब सन एंड इट्स लेयर उसके बारे में जानते हैं। जो सूरज है इसमें हम लोग को पढ़ना है, उसमें जो उसकी परतें पाई जाती हैं, पहली है कोर, दूसरी है रेडिएटिव जोन, इसको बोलते हैं विकिरण वाला क्षेत्र, कन्वेक्शन जोन, ठीक है, संवहन क्षेत्र, फोटोस्फेयर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल, और कोरोना, इसके बारे में जानेंगे। सन, और जो सन का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं प्लैनेट्स, उनका फिर हम लोग अध्ययन करेंगे। उनके कलर्स क्या हैं, सीक्वेंस क्या है, सूर्य से किस क्रम में कौन ग्रह कितनी दूरी पर स्थित है, और अन्य उनकी विशेषताओं के बारे में, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स, मरकरी एंड वीनस कब दिखाई देते हैं, कितनी बार दिखाई देते हैं, नंगी आंखों से आप कौन कौन से ग्रह को किस दिशा में देख सकते हैं, अन्य सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन प्लैनेट्स में करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, एस्ट्रॉयड, ठीक है, इन्हें शुद्ध ग्रह भी कहते हैं। ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं वह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इनकी एक बेल्ट होती है जिन्हें हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। हम फिगर से आपको समझाते हैं, रफ में बना रहे हैं। सूरज हो गया, पहला ग्रह पड़ता है बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और पांचवा जुपिटर। जे से जुपिटर, एम से मार्स, ई से पृथ्वी। इसके बीच में हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, जो कि बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं जितनी भी चीज़ें बोलता रहता हूँ ना, उससे आप पॉज करके वीडियो लिखते जाया कीजिए, उसके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक दो एस्ट्रॉयड होते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और आगे किधर, पृथ्वी की ओर अपना रुख कर लेते हैं। किधर कर लेते हैं? पृथ्वी की ओर। तो वह एस्ट्रॉयड जो अपने एक्सिस से भटक के बाहर निकल जाते हैं उन्हें हम मीटियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटियर्स कहते हैं। और जब ये मीटियर्स हमारे लैंड सरफेस पे आके टच कर जाते हैं, मतलब हमारे लैंड सरफेस पे आके भिड़ जाते हैं भूपृष्ठ पे, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स कहते हैं, ठीक है। आगे कॉमेट्स। जो कॉमेट्स होते हैं उन्हें हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा। अच्छा, इनकी पूंछ नहीं होती है, वह गैस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो जब वह सूर्य के सामने से होकर गुजरते हैं तो वह हमें दिखाई देते हैं। और जो इनकी पूंछ होती है वो जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में इनकी पूंछ भी होती है। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में इनकी पूंछ भी आगे होती है। आगे विस्तार से हम इसमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थ रोटेशन इज डिक्रीजिंग। जो हमारे मीटियर्स हैं जब वो पृथ्वी पे गिरते हैं और भी अन्य कारण हैं जिनके वजह से पृथ्वी की जो अक्षीय गति है वह धीरे पड़ रही है। तो पृथ्वी के अक्षीय गति के धीरे पड़ने के जो कारण है एवं जो उसके परिणाम होंगे उसका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। अगला आता है, जैसे कि हमने अभी अपने प्लैनेट्स के बारे में जाना, तो अब मून्स और हमारा जो मून है और जो इक्लिप्स जो ग्रहण लगते हैं उनके बारे में हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वह ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी के बारे में इसी में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे टॉपिक थे वह सारे
प्योर एस्ट्रोनॉमी थे। लेकिन ये जो हैं इन्हें हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं। ग्लोब आप सब ने देखा ही होगा, उस पर हम लोग किसी भी देश की जो लोकेशन है, कहाँ पे वो स्थित है, उसके बारे में जानने में ये हम लोग को काफ़ी सहायता प्रदान करता है। उसी तरीके से लैटिट्यूड, जिसे हम लोग अक्षांश कहते हैं, और लॉन्गिट्यूड, जिसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड का प्रयोग क्या होता है? लैटिट्यूड का प्रयोग होता है जलवायु निर्धारण में। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का प्रयोग हम लोग करते हैं समय निर्धारण में। तो यह तो इन दोनों का अलग अलग प्रयोग है। लेकिन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का एक साथ प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? इन दोनों का एक साथ प्रयोग किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जानने में किया जाता है। ठीक है, लोकेशन। अब देखिए, लोकेशन भी दो तरीके की होती हैं। एक आपकी होती है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, एक आपकी होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन। और एक होती है ज्योग्राफिकल लोकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाता है। ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन में उदाहरण के तौर पे मान लीजिए भारत की जो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि जो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में आप ये देख सकते हैं कि भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो कैसे पड़ती है? वर्टिकल पड़ती है। वैसे ही जैसे जैसे आप ध्रुवीय ग्रहों पे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, मतलब 23.5 डिग्री से आगे की ओर ध्रुव की ओर बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पे जो सन की रोशनी पड़ती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, और हमारे दक्षिण में दोनों तरफ से हम वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं। तो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। आगे पढ़ते हैं अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी। अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी हम लोग को क्या पढ़ना है? ठीक, हमारा ग्रह, उसका एक नेचुरल उपग्रह है जिसको हम लोग मून कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। उसी तरीके से कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जिनको हम लोगों ने छोड़ रखा है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरी होती है पोलर सैटेलाइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ज्योग्राफी को किस तरीके से या किसी भी विषय को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक ही जगह ई लिख देता तो ये मतलब हो जाता उस स्टेशनरी से जहाँ पे हम लोग कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक, किताब खरीदने के लिए जाते हैं। इसलिए चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से लिख के आइए। मतलब लिखना कुछ और चाहेंगे, पढ़ने वाला देखेगा मतलब कुछ और निकल रहा है, वहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी इसका मतलब होता है स्थिर, अचल। पृथ्वी जो हमारी घूर्णन करती है, ठीक है, उसके घूर्णन के साथ साथ ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं वो स्टेशनरी होके, स्थिर होके, ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती हैं। उसके बाद हमारी जो पोलर सैटेलाइट हैं पोलर सैटेलाइट हम जब इसे छोड़ते हैं तो ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में चलती हैं। ठीक है, पृथ्वी के प्रत्येक घूर्णन में यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल का 14 बार चक्कर लगाती हैं। यह है हमारा विषय जिसके बारे में हम लोग को एस्ट्रोनॉमी में
पढ़ना है। उसके बाद हम थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में इन टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे और ये जो सैटेलाइट है उनका हम लोग अप्लाइड कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, आगे अगर आप किसी भी अन्य टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो, सेपरेट वीडियो चाहते हैं बनाना तो कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो उसे भी कमेंट में बताइएगा। और मैं थोड़ा वीडियो धीरे धीरे बना के डाल पा रहा हूँ, थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकूँ और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।